राजनीति, यहाँ तस्वीर बदलने में साल नहीं, महीने भी नहीं, कभी कभी सिर्फ कुछ हफ्ते ही काफी होते हैं। करीब 3 महीने पहले संसद का माहौल हल्का फुल्का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अखिलेश जी मेरे मित्र हैं जो कभी कभी हमारी मदद कर देते हैं। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव उस वक्त पीएम मोदी की मदद नहीं कर पाए, जिसके बाद बिल भी पास नहीं हो सका। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सहयोग की अपील कर सदन में हंसी भी गूंजती है और ये बयान सुर्खियां भी बन जाता है। लेकिन अब जुलाई 2026 में ये तस्वीर बदल चुकी है। वहीं अखिलेश यादव अब महिला आरक्षण और परिसमन से जुड़े मुद्दे पर सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की बजाय 3 बड़ी शर्तें रख रहे हैं। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में अब सवाल उठ रहा है, क्या अखिलेश यादव का रुख बदल चुका है? क्या ये राजनीतिक यूटर्न या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये समाजवादी पार्टी की कोई नई रणनीति है? आज इस वीडियो में हम किसी एक बयान को पकड़कर निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, बल्कि अप्रैल से जुलाई तक की पूरी टाइमलाइन समझेंगे। आखिर पीएम मोदी ने मेरे दोस्त अखिलेश क्यों कहा था? उस समय अखिलेश यादव की स्थिति क्या थी? फिर 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण के समर्थन के साथ 3 नई शर्तें जोड़ दी? और क्या ये बदलाव वास्तव में विचारों का है या राजनीति का? चलिए शुरुआत से समझते हैं। शुरुआत करते हैं अप्रैल 2026 से, जिस समय संसद में महिला आरक्षण और परिसमन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा चल रही थी। केंद्र सरकार चाहती थी कि विपक्ष इस मुद्दे पर व्यापक सहमति बनाए। बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की ओर देखते हुए हल्के अंदाज में कहा, मेरे दोस्त अखिलेश। इसके बाद उन्होंने कहा कि कभी कभी अखिलेश यादव उनकी मदद भी कर देते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े और इस मुद्दे पर भी सहयोग की उम्मीद जताई। ये बयान राजनीतिक रूप से इसलिए चर्चा में आया क्योंकि संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस के माहौल में ऐसा संबोधन कम ही देखने को मिलता है। उस समय समाजवादी पार्टी का रुख क्या था, यही एक बात समझना जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने उस समय भी ये नहीं कहा था कि वो महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ है। पार्टी का मुख्य सवाल आरक्षण के स्वरूप को लेकर था। उसका कहना था कि अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा तो उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होना चाहिए। यानी पार्टी का फोकस महिलाओं के आरक्षण का विरोध नहीं था, बल्कि उसके ढांचे पर था। लेकिन अप्रैल और जुलाई के बीच राजनीति ही बदल गई। इस दौरान परिसमन जनगणना, जातिगत जनगणना और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहस तेज हो गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए पहले से ज्यादा अहम हो। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव ने हाल ही में महिला आरक्षण का समर्थन दोहराते हुए सरकार के सामने 3 नई मांगे रखी। यहीं से राजनीतिक विरोधियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अप्रैल में जिस मुद्दे पर सहयोग की बात हो रही थी, अब उसी पर समाजवादी पार्टी शर्तें जोड़ रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसने अपना मूल रुख नहीं बदला है, बल्कि वो शुरुआत से सामाजिक न्याय के साथ महिला आरक्षण की बात कर रही है। यानी कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। क्या ये वास्तव में यूटर्न है या फिर विपक्ष अपनी पुरानी मांगों को अब ज्यादा आक्रामक तरीके से सामने रख रहा है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें देखना होगा कि अखिलेश यादव ने आखिर वो 3 मांगे क्या रखी हैं जिन्होंने पूरे राजनीतिक विमर्श को बदल दिया है। अब बात करते हैं उन 3 मांगों की जिनकी वजह से पूरा राजनीतिक नैरेटिव बदल गया है। जुलाई 2026 में अखिलेश यादव ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ, लेकिन अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को न्याय देना चाहती है तो सिर्फ 33% आरक्षण की घोषणा काफी नहीं होगी। उसके साथ सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होना चाहिए। यही वो बिंदु है जहां से समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सोच अलग अलग दिखाई देती है। अखिलेश यादव की पहली मांग थी कि महिला आरक्षण के भीतर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। उनका तर्क था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरक्षण का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से नहीं पहुंचेगा। यही पीडीए फॉर्मूला आज समाजवादी पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार भी माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं और अब उन्होंने उसी विचार को महिला आरक्षण से भी जोड़ के रख दिया है। दूसरी मांग जनगणना और जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव का कहना है, जब तक देश में नई जनगणना और सामाजिक आंकड़े सामने नहीं आते तब तक प्रतिनिधित्व की नई व्यवस्था तय करना जल्दबाजी होगी। उनका तर्क है कि अगर भविष्य की राजनीति जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के आधार पर तय होनी है तो पहले वास्तविक आंकड़े सामने आने चाहिए। तीसरी मांग
परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ी है। अखिलेश यादव का कहना है कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले परिसीमन और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उनका सवाल है कि अगर निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप ही बदलने वाला है तो उसके साथ प्रतिनिधित्व का पूरा ढांचा भी स्पष्ट होना चाहिए। यहीं पर सवाल ये उठता है कि आखिर परिसीमन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। दरअसल परिसीमन का मतलब सिर्फ नई सीटें बनाना नहीं है, इसका मतलब होता है जनसंख्या के आधार पर चुनावी क्षेत्रों को सीमाओं और सीटों का दोबारा निर्धारण। अगर किसी राज्य या इलाके की आबादी ज्यादा बड़ी है तो भविष्य में वहां सीटों की संख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बदल सकता है। इसीलिए परिसीमन हमेशा सिर्फ चुनाव आयोग का तकनीकी विपक्ष नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। यहीं से विपक्ष का तर्क शुरू होता है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर महिला आरक्षण का वास्तविक लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाना है तो पहले जनगणना, फिर परिसीमन और उसके बाद सामाजिक प्रतिनिधित्व की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि महिला आरक्षण देश की महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की ऐतिहासिक पहल है और इसे अनावश्यक शर्तों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सरकार का रुख है कि कानून के अनुसार आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। यानी अब बहस सिर्फ महिला आरक्षण का नहीं रह गया। बहस इस बात की है कि क्या पहले महिलाओं को आरक्षण मिले और बाद में बाकी सुधार हो, या पहले सामाजिक प्रतिनिधित्व और जनगणना का आधार तय किया जाए। यही वो मोड़ है जहां से राजनीतिक विरोधी इसे अखिलेश का यू टर्न बता रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसे अपने पुराने रुख की निरंतरता कही। लेकिन क्या वास्तव में 3 महीने में सिर्फ बयान बदलते हैं, या फिर इसके पीछे 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव की बड़ी रणनीति छुपी हुई है? अब सवाल यह है कि आखिर 3 महीने पहले ऐसा क्या बदल गया कि आज पूरा राजनीतिक नैरेटिव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी विपक्ष से व्यापक सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, मेरे दोस्त अखिलेश। उस समय ये संदेश भी था कि इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार का साथ दे। लेकिन जुलाई आते आते समाजवादी पार्टी ने अपना राजनीतिक फोकस पूरी तरह पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति पर केंद्रित कर लिया। ऐसे में महिला आरक्षण का मुद्दा भी सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे सामाजिक प्रतिनिधित्व से जोड़ दिया गया। यहीं से विपक्ष और सत्ता पक्ष की राजनीति 2 अलग रास्तों पर चलती दिखाई देती है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे को महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के रूप में पेश कर रही है। सरकार का कहना है कि दशकों से लंबित महिला आरक्षण को संवैधानिक रूप दिया गया है और आगे की प्रक्रिया कानून के मुताबिक पूरी की जाएगी। वहीं अब सपा का कहना है कि अगर आरक्षण लागू करना है तो उसमें सामाजिक न्याय भी दिखाई देना चाहिए। पार्टी का दावा है कि बिना पीडीए वर्ग की महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित किए आरक्षण अधूरा रहेगा। यही एक और राजनीतिक सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव ने वास्तव में अपना रुख बदल लिया है। अगर उनके हालिया बयान को ध्यान से पढ़ा जाए तो उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक पार्टी समर्थन देने को तैयार है, लेकिन 3 मांगों के साथ। यानी राजनीतिक विरोधी इसे यू टर्न कह रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी इसे सशर्त समर्थन बता रही है। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा अहम बिंदु है। अब जरा इसे 2027 के नजरिए से भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। यहाँ की विधानसभा और लोकसभा सीट राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करती है। ऐसे में कोई भी दल ऐसा संदेश नहीं देना चाहता कि वो महिलाओं के खिलाफ है। दूसरी तरफ कोई भी विपक्षी दल अपना पारंपरिक सामाजिक आधार भी कमजोर नहीं करना चाहता। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे वो महिला आरक्षण का विरोध करते हुए दिखाई भी नहीं देते और साथ ही अपने पीडीए एजेंडे को भी पीछे नहीं छोड़ते। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई हो सकती है। हालांकि इसका वास्तविक असर चुनावी राजनीति में बाद में ही स्पष्ट होगा। अब अगर बीजेपी के नजरिए से देखें तो पार्टी के लिए भी ये मुद्दा अहम है। महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना बीजेपी की प्रमुख चुनावी रणनीतियों में शामिल रहा है। ऐसे में महिला आरक्षण का मुद्दा केवल एक संवैधानिक सुधार नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी बन जाता है। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण को ऐतिहासिक फैसला बताकर महिलाओं तक राजनीतिक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव उसी मुद्दे को सामाजिक न्याय और पीडीए की राजनीति से जोड़कर अपने समर्थक वर्ग को संदेश दे रहे हैं। यहीं से ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं रह जाती, 2 अलग राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई बन जाती है। एक नैरेटिव कहता है पहले महिलाओं को अधिकार दीजिए, तो दूसरा नैरेटिव कहता है अधिकार दीजिए लेकिन सामाजिक संतुलन के साथ। और शायद यही वजह है कि 3 महीने पहले संसद में जिस मुद्दे पर अखिलेश को दोस्त कहा गया था, पूरी मुस्कुराहट के साथ वही मुद्दा आज भारतीय राजनीति की सबसे गंभीर बहस में शामिल हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार अखिलेश यादव की इन मांगों पर विचार करेगी? अगर नहीं तो क्या ये मुद्दा सीधे 2027 के चुनावी मैदान में जाएगा? और क्या महिला आरक्षण का पूरा नैरेटिव अब पीडीए बनाम महिला सशक्तिकरण की बहस में बदलने वाला है? इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति की अगली दिशा तय करेंगे।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो। धन्यवाद।